नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में और इट्स रिलेशंस विद इंडिया के बारे में। रीजनली 48 सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओपन हुआ था पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में। तो इनॉग्रल सेशन स्पीच में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह बोला, ओएसी जो है फेल हुआ है कश्मीर एंड पैलेस्टीन इशू को सॉल्व करने में, और वेस्टर्न कंट्रीज जो है ओएसी को सीरियसली नहीं लेते हैं। ओएसी को 2011 तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बोलते थे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बाद लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ओएसी। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 57 है। 4 कॉन्टिनेंट्स में से कंट्रीज है ओएसी में। OAC describes itself as the collective voice of Muslim world and its stated objective is to safeguard and protect the interest of Muslim world। तो देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड का जो इंटरेस्ट है उन्हें सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, हार्मनी मेंटेन रखना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव है। इट हैज रिजर्व्ड इट्स मेंबरशिप फॉर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज ओनली। देखिए, ये जो 57 कंट्रीज है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में मेंबर्स है, ये सारे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रशिया, थाईलैंड, बोस्निया एंड हर्जेगोविना एंड द अनरिकॉग्नाइज्ड टर्किश साइप्रियोट स्टेट हैव ऑब्जर्वर स्टेटस। देखिए, इतने कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया हुआ है। क्या है ये टर्किश साइप्रियोट स्टेट? ये मैप आप देखिए, मेडिटेरेनियन सी के अंदर आपको दिख रहा है साइप्रस कंट्री। वैसे साइप्रस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज किया है। पर साइप्रस कंट्री के अंदर जो नॉर्थर्न पोर्शन है, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टर्किश आर्म फोर्सेस। तो टर्किश आर्म फोर्सेस जो है उधर स्टेशन है। तो साइप्रस के अंदर 2 कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इधर ग्रीक्स है और इधर जो है तुर्क्स है। तो ये दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है ना, इसे साइप्रस डिस्प्यूट बोलते हैं। वैसे टर्की जो है, ये जो नॉर्थर्न पोर्शन को क्या बोलते हैं? टर्किश सिप्रियोट स्टेट बोलते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में टर्किश सिप्रियोट स्टेट को ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया है। वैसे टर्किश सिप्रियोट स्टेट को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो रिकॉग्नाइज नहीं किया, केवल टर्की ने किया है। तो आप देखिए, ओएसी में कौन कौन से कंट्रीज ऑब्जर्वर्स है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रशिया, थाईलैंड, बोस्निया एंड हर्जेगोविना एंड द अनरिकॉग्नाइज्ड टर्किश सिप्रियोट स्टेट। ओएसी का पहला इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुआ था राबात, मोरक्को में इन सितंबर 1969 टू मार्शल द इस्लामिक वर्ल्ड आफ्टर एन एक्ट ऑफ बॉम्बिंग एट द अल अस्का मॉस्क इन जेरूसलम। देखिए, अल अस्का मॉस्क इन जेरूसलम में जो बॉम्बिंग हुआ था, इसके बाद जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है उन्हें लगा उन्हें गैदर करने की जरूरत है। तो तब जाके इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश किया था। 1969 में इनका पहला कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। वैसे 1969 से पहले 1967 में जब अरब इसराइली वार चला था, तभी इनको लगा था गैदर करने की जरूरत है। फाइनली 1970 में फर्स्ट मीटिंग ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हुआ जद्दा, सऊदी अरेबिया में, और उन्होंने ये डिसाइड किया जद्दा को परमानेंट सेक्रेटरीट बनाते रहते हैं ओएसी का, हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी के हिसाब से ओएसी का सेक्रेटरी जनरल है चाडियन डिप्लोमेट। चाड एक अफ्रीकन कंट्री है। चाडियन डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन हिसैन ब्राहिम ताहा। तो हिसैन ब्राहिम ताहा जो है प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है ओएसी का। इससे पहले सऊदी अरेबियन डॉक्टर यूसुफ अहमद अल ओथेमीन थे नवंबर 2020 तक। अब दोस्तों, रिलेशंस बिटवीन ओएसी एंड इंडिया। देखिए, इंडिया में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी रहते हैं। इसलिए ही 1969 में जब ओएसी का फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था रबात, मोरक्को में, इंडिया को भी इन्वाइट किया था, बट वाज ह्यूमिलिएटिंगली इजेक्टेड एट पाकिस्तान्स बेहेस्ट। हुआ यह था दोस्तों, 1969 का टाइम था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस थे वो सही नहीं चल रहा था, क्योंकि आपको पता है 1965 में इंडो पाक वार हुआ था, उसी का आफ्टर इफेक्ट्स चल रहा था। तो इंडिया की तरफ से तब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे, वो पहुंचे मोरक्को। किस लिए? फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। पर जिस तरह उन्हें वेलकम करना चाहिए था मोरक्को में, उस तरह का वेलकम उन्हें नहीं मिला पाकिस्तान की वजह से। तो वो एक ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस था इंडिया के लिए। इस इंसिडेंट के 37 ईयर्स लेटर 2006 में जब इंडिया इस दुनिया में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करना शुरू किया, तब सऊदी अरेबिया ने इंडिया को इन्वाइट किया एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन करने के लिए, बट इंडिया उस इन्विटेशन को हम्बली डिनाई किया।
अनेक कारण थे। एक तो इंडिया ऐसे सेकुलर कंट्री रहना चाहते थे, दूसरा इंडिया ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करना चाहता था जो एक रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ नेशंस के ऊपर बना है। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन में ओनली मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है, तो ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना इंडिया नहीं चाहते थे। अगेन जब 45th सेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स समिट हुआ बांग्लादेश में, तब बांग्लादेश ने सजेस्ट किया, देखिए इंडिया में मोर देन 10% ऑफ वर्ल्ड्स मुस्लिम्स रहते हैं, इसलिए उन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस दे देना चाहिए। पर पाकिस्तान ने इस प्रपोजल को अपोज किया, इसलिए वो हो नहीं पाया। वैसे देखा जाएगा तो ओआईसी को मेनली सऊदी अरेबिया कंट्रोल करते हैं, पर पाकिस्तान का जो कहना है वो सारे कंट्रीज मान लेते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक कंट्री विथ न्यूक्लियर वेपन्स, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है शुरुआत से। इसके बाद 2019 में भी एज द गेस्ट ऑफ ऑनर इंडिया को बुलाया गया। तो कुल मिला के आपको क्या पता चल रहा है, ओआईसी एज ए होल ये चाहता है इंडिया एज एन ऑब्जर्वर इस ऑर्गेनाइजेशन में रहे, पर पाकिस्तान ये नहीं चाहता है। वैसे इंडिया भी ये नहीं चाहता है एज एन ऑब्जर्वर ओआईसी में रहे, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। फाइनली ओआईसी's पोजीशन ऑन कश्मीर। देखिए ओआईसी जो है पाकिस्तान स्टैंड ऑन कश्मीर को हमेशा सपोर्ट करते हुए आया है। इन्होंने कई सारे स्टेटमेंट्स भी इशू किया है क्रिटिसाइजिंग द अलीज्ड इंडियन अट्रोसिटीज इन द स्टेट। देखिए पाकिस्तान हमेशा ये बोलते रहता है ना कि इंडिया कश्मीर में अट्रोसिटीज करता है करके, अत्याचार करते हैं करके। अब ये जो एलिगेशंस है इन्हें भी सपोर्ट करते हुए स्टेटमेंट्स इशू किया है ओआईसी ने। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान है ओआईसी का एक परमानेंट मेंबर। अब एक परमानेंट मेंबर का जो इंटरेस्ट है उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट करना तो पड़ेगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी को। अब ओआईसी पाकिस्तान स्टैंड ऑन कश्मीर को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ओआईसी के जितने मेंबर कंट्रीज है वो सारे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में इवन इस्लाम कंट्रीज को भी अच्छी तरह मालूम है। बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन इनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो वही इधर भी हो रहा होगा, है कि नहीं। However, New Delhi has long been used to combating these statements. देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप्स कुछ भी कहें कश्मीर इशू के बारे में, चाहे वो इंडिया को क्रिटिसाइज करे, पर सच क्या है वो इंडिया को पता है। तो इंडिया का आदत बन चुका है इन सारे स्टूपिड स्टेटमेंट्स को कॉम्बैट करते हुए। हम हमारा जो पोजीशन है उसे कंसिस्टेंटली एंड फोर्सफुली हमेशा पुट फॉरवर्ड किया है। कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, है कि नहीं। इंपोर्टेंटली पाकिस्तान position in the OIC aside New Delhi is hardly friendless in the organization. यही मैंने आपको बोला, ये पाकिस्तान का पोजीशन है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ये पोजीशन को सपोर्ट करना पड़ रहा है। इंडिया हैज एक्सेलेंट रिलेशंस इंडिविजुअली विद ऑलमोस्ट ऑल मेंबर नेशंस, ठीक है। ओआईसी में जितने और मेंबर नेशंस है ना, उसके साथ इंडिया का जो रिलेशंस है वो काफी अच्छा है। इसलिए इस तरह के जो स्टेटमेंट्स जब एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो इशू करते हैं ना, मतलब इंडिया कश्मीर में अट्रोसिटीज करते करके, या फिर पाकिस्तान स्टैंड ऑन कश्मीर बिल्कुल सही है करके, उसको सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजेशन उनका स्टैंड वो है। एज इंडिविजुअल मेंबर कंट्रीज इंडिया के साथ उनके रिलेशंस काफी अच्छा है और उन सबको पता है कौन सही है कौन गलत है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा ओआईसी के बारे में और इसके रिलेशंस विद इंडिया के बारे में। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।